गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से पहले के सेशन में हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ, उसका महत्व क्या है, उसका क्षेत्र क्या है, व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं, उत्पादन संभावना वक्र, तटस्थता वक्र, बजट रेखा, उपभोक्ता का संतुलन किस प्रकार होता है, इन विषयों पे हमने चर्चाएं की थी। आज का हमारा टॉपिक है मांग फलन। मांग फलन क्या है, मांग के निर्धारक तत्व कौन से हैं, मांग किन तत्वों पे निर्भर करती है, किन कारणों से बढ़ती और किन कारणों से घटती है, ये आज का हमारा टॉपिक रहेगा +2 क्लास के लिए। तो ध्यान दीजिए, मांग फलन, मांग के निर्धारक तत्व। मांग किन तत्वों पे निर्धारित करती है, किसी उपभोक्ता की, किसी वस्तु की। सबसे पहला पॉइंट हम लेते हैं कीमत। कीमत, किसी वस्तु की कीमत जैसे ही बढ़ती है मांग उसकी घट जाती है, और जैसे ही वस्तु की कीमत घटती है मांग बढ़ जाती है, क्योंकि एक उपभोक्ता अपने बजट के हिसाब से सस्ती वस्तुओं को, अपने बजट के हिसाब से ज्यादा वस्तुओं को प्राप्त करना चाहता है। इस कारण जैसे ही वस्तुएं मार्केट में सस्ती होती हैं उस वस्तु की मांग बढ़ जाती है, और जैसे ही वस्तु की कीमत खुद की बढ़ती है वैसे ही मांग घट जाती है। इसके अलावा जिसे हम P से दिखा सकते हैं, P X से दिखाया है मैंने, प्राइस, और X का मतलब किसी उपभोक्ता की। संबंधित वस्तुएं, संबंधित वस्तुएं ये कौन सी वस्तुएं होती हैं भाई? रिलेटेड गुड्स। संबंधित वस्तुओं की कीमतें अगर बढ़ती हैं तो भी मांग का बड़ा ही फर्क पड़ता है। संबंधित वस्तुएं कौन सी होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं, उन्हें आप समझेंगे तो पता चलेगा। एक होता है आपका प्रतिस्थापन वस्तु और एक होती है पूरक वस्तु। प्रतिस्थापन कौन सी वस्तु होती है? प्रतिस्थापन शब्द के अर्थ में अगर हम जाएं तो उसी से हमें पता चलेगा बदलने वाली, यानी किसी वस्तु, एक वस्तु के बदले में दूसरी वस्तु का प्रयोग कर दिया जाए, वो सारी की सारी प्रतिस्थापन वस्तु कहलाती हैं। एक जैसा गुण है उनका, एक जैसा व्यवहार है। जैसे अगर मैं उदाहरण लूं तो चाय और कॉफी। चाय कॉफी, मान लिया मुझे शौक है चाय पीने का, किसी अन्य उपभोक्ता को शौक है कॉफी पीने का। एक उदाहरण लेते हैं हम, मान लीजिए 100 रुपए किलो ही चाय के भाव हैं और 100 रुपए किलो ही कॉफी के भाव हैं। दोनों की मांग जो जो शौक के आधार पे होगी, परंतु जैसे ही कॉफी की कीमत अगर 100 से 300 रुपए किलो हो जाए तो जो कॉफी पीने वाले हैं वो कॉफी पीना छोड़ के चाय पीना शुरू कर देंगे। इस अवस्था में कॉफी की मांग घट जाएगी और चाय की मांग बढ़ जाएगी। तो इसे हम कहेंगे रिलेटेड गुड्स। एक होती है पूरक। पूरक जैसा कि आपको नाम से ही विदित है, सप्लीमेंट्री, यानी कोई वस्तु जो दूसरी वस्तु का सहयोग करे काम आने में। जैसे कोई उदाहरण अगर हम लें, कार और पेट्रोल। कार और पेट्रोल एक दूसरे के पूरक हैं। पेन और स्याही कह सकते हैं, पेन स्याही, इस प्रकार कितने ही उदाहरण और गिनाए जा सकते हैं। कार और पेट्रोल, जैसे ही पेट्रोल के भाव बढ़ते हैं, मान लिया 1-2 रुपए बढ़ते हैं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मान लिया 70 रुपए लीटर पेट्रोल है और उसके भाव एकदम से 400 रुपए लीटर हो जाएं, तो ऐसी अवस्था में पेट्रोल से चलने वाली कारों की मांग स्वतः ही बढ़ जाएगी। और जैसे ही पेट्रोल के भाव सस्ते हुए, मान लिया आज ही 20 रुपए लीटर हो जाए, तो ऐसी अवस्था में पेट्रोल से चलने वाली कारें हैं उनकी मांग अपने आप बढ़ जाएगी। तो कार की रिलेटेड पूरक वस्तु, पूरक वस्तु क्या हुई? पेट्रोल। पेन की पूरक वस्तु क्या हुई? स्याही। जैसे ही जेल पेन से या स्याही वाले पेन से कोई बच्चा काम कर रहा है और ऐसी अवस्था में
दोनों के, मान लिया बॉल पॉइंट पेन है आपके पास, उसकी कीमत भी 10 रुपए है, और जेल पेन जो फाउंटेन पेन जिसे हम कहेंगे, जेल पेन की बजाय फाउंटेन पेन जिसमें स्याही डलती है, उसकी कीमत भी 10 रुपए है। परंतु एकदम से अगर स्याही की कीमत 5 रुपए वाली बोतल और 20 रुपए की हो जाए, तो ऐसी अवस्था में जो फाउंटेन पेन है उसकी मांग स्वतः ही घट जाएगी, और पेन जो बॉल पेन है, बॉल पॉइंट पेन सिक्के वाला आप जो कहते हैं, उसकी मांग अपने आप बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा ही काम ये कर रहा है, ऐसा ही काम ये कर रहा है। तो स्याही पेन की पूरक वस्तु हुई, तो पूरक वस्तुओं की मांग कीमत बढ़ने से भी मांग पर फर्क पड़ता है। तो आपकी ये दो चीजें हैं, प्रतिस्थापन और पूरक वस्तुएं, इनकी कीमतों में अगर वृद्धि होती है तो उस वस्तु की मांग बढ़ जाएगी, यानी ये इसका धनात्मक प्रभाव है। और पूरक वस्तु की कीमत अगर घटती है तो जो उसकी सहायक वस्तु है उसकी मांग बढ़ जाएगी। इसे हम कहेंगे P कीमत, और R से दिखा देंगे हम प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। इसके अलावा एक बात आती है आपकी आय। आय किसकी? उपभोक्ता की आय। उपभोक्ता समझते हैं ना आप, जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करता है, प्रयोग करता है, वो उपभोक्ता कहलाता है। उपभोक्ता एक व्यक्ति भी हो सकता है, संस्थाओं का समूह भी हो सकता है, व्यक्तियों का समूह भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है। आय, उपभोक्ता की आय बढ़ने से क्या फर्क पड़ेगा? उपभोक्ता की मान लिया आज के दिन 10,000 रुपए आय है, और वो अपने जरूरतमंद सामान वगैरह, अपना घर का गृहस्थी का कार्य चला रहा है। अगर उसकी एक महीने बाद उसकी सैलरी 30,000 रुपए पर मंथ हो जाती है, तो ऐसी अवस्था में सभी वस्तुओं की मांग जो जो वो उपभोक्ता प्रयोग कर रहा है वो बढ़ जाएगी। और यदि उसकी 30,000 रुपए सैलरी ले रहा है वो, और उसकी सैलरी कट के 5,000 रुपए हो जाती है, तो उसकी सभी वस्तुओं की मांग कम हो जाएगी। इसमें सभी वस्तुएं कौन सी? सभी वस्तुओं का मतलब है हम तीन चीजें ले सकते हैं हम इसमें। सामान्य वस्तुएं। सामान्य वस्तुएं कौन सी होती हैं? सामान्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनकी खुद की कीमत बढ़ने पे मांग कम होती है, और खुद की कीमत घटने से मांग बढ़ती है, वो सामान्य वस्तुएं हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो घटिया वस्तुएं या निम्न कोटि की वस्तुएं हम कह सकते हैं। निम्न कोटि की वस्तुएं कौन सी हैं? निम्न कोटि की वस्तुएं वे वस्तुएं कहलाती हैं जो कम आय वाले लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ही मान लिया हमने चर्चा की थी 10,000 रुपए अगर इनकम है, तो ऐसी अवस्था में उसे 5 सदस्यों का घर है और उसे कपड़े खरीद के लेके आने हैं, तो वो शॉपिंग मॉल में या महंगे कपड़े तो नहीं खरीद पाएगा ना, वो अपने सभी सदस्यों के कपड़े खरीदना चाहता है। ऐसी अवस्था में सस्ते से सस्ते जो हमारे दुकानों के बाहर या शॉपिंग मॉल के बाहर सेल वगैरह लगती है, या उनमें से जैसे जूतों वगैरह की सेल लगी हुई है तो 200 रुपए में कोई जूता उठा लो, वो वाले जूते, उन्हें हम निम्न कोटि की वस्तुएं कहते हैं। जैसे ही निम्न कोटि की वस्तुओं का आय के साथ क्या प्रभाव रहता है? निम्न उपभोक्ता की आय अगर बढ़ती है तो वो निम्न कोटि की वस्तुएं नहीं लेगा, क्योंकि उसका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गया है, उसके पास पैसे हैं, वो दूसरी वस्तुएं खरीदेगा। और यदि उपभोक्ता की आय ज्यादा हो गई है तो निम्न कोटि की नहीं लेगा, अगर कम हो गई है, किसी की 30,000 से 10,000 आ गई है, तो वो निम्न कोटि की वस्तुओं की उसकी मांग बढ़ जाएगी। ये मांग पर फर्क पड़ेगा, हमारा मांग का निर्धारक तत्व है ये। इसके अलावा एक और रहता है आवश्यक और सस्ती वस्तुएं। आवश्यक और सस्ती वस्तुएं कौन सी होती हैं भाई? आवश्यक और सस्ती वस्तुएं, नमक, ये वाले जो सस्ती हैं, परंतु इनकी मांग उपभोक्ता की आय बढ़ने से इनकी मांग पे क्या फर्क पड़ेगा? एक सीमा तक तो बढ़ती है, परंतु उसके बाद शिथिल हो जाती है। सस्ती ना कह के हम अगर आवश्यक अकेली कहें तो और बेहतर रहेगा। आवश्यक वस्तु जैसे वर्तमान में गेहूं अपने आप में एक आवश्यक वस्तु है, फसलों का सीजन चल रहा है, गेहूं प्रत्येक उपभोक्ता को वर्ष भर के लिए एकत्रित करनी होती है। मान लिया एक घर में 20 मन
गेहूं लगती है, यानी 8 क्विंटल, 8 क्विंटल गेहूं लगती है। अगर उसकी आय वैसी की वैसी वर्तमान में जो उसकी आय है उसके हिसाब से 20 मन ही खरीदेगा, परंतु जैसे ही आय बढ़ेगी 10,000 रुपए से मान लिया 50,000 रुपए हो गई है उसकी आय, तो ऐसी स्थिति में वो 20 की जगह 22 कर लेगा। परंतु क्या उसकी 1 लाख रुपए आय होगी तो वो 22 से 30 पे जाएगा? जी नहीं, क्योंकि वो फालतू खरीद के करेगा क्या, हो सकता है। इसीलिए हम बात कर रहे हैं कि आवश्यक वस्तुओं की मांग एक सीमा तक बढ़ती है, उसके बाद उनकी मांग शिथिल हो जाती है। तो उपभोक्ता की आय का सामान्य वस्तुओं पे, निम्न कोटि की वस्तुओं पे और आवश्यक वस्तुओं पे अलग से प्रभाव पड़ता है। इस आय, उपभोक्ता की आय को हम वाई से दिखाते हैं, इनकम अंग्रेजी में। इनकम को आई से क्यों नहीं दिखाया, आप ये बात भी कह सकते हो। हम इनकम को आई से हम नहीं दिखाते, आई को दिखाते हैं सांकेतिक अक्षर के रूप में। इन्वेस्टमेंट, निवेश को आय का सांकेतिक अक्षर वाई ही है अर्थशास्त्र में। इसके अलावा एक बात और आती है, उपभोक्ता की संभावनाएं। किसकी संभावनाएं? परिवर्तन की संभावनाएं। किसके परिवर्तन की? परिवर्तन वो किसी प्रकार का हो सकता है, कीमत परिवर्तन। मुख्य इसमें हम कीमत परिवर्तन को लेते हैं। अगर किसी वस्तु की आने वाले समय में कीमत बढ़ने की संभावना है तो ऐसी अवस्था में आज वर्तमान में उपभोक्ता उसकी ज्यादा वस्तुओं की मांग करेगा। अगर आने वाले समय में सस्ती होने वाली है तो ऐसी अवस्था में वो उन वस्तुओं की मांग आज कम करेगा और वो सोचेगा कि 15 दिन बाद या 20 दिन बाद जैसे ही उस वस्तु की कीमत कम होगी तब हम खरीद लेंगे। तो ये संभावनाओं पे भी फर्क पड़ता है, जिसे हम दिखाते हैं ई का मतलब एक्सपेक्टेशंस। तो ये हमारा एक उपभोक्ता का मांग फलन तैयार हो गया है। या एक और भी है इसमें भाई, रुचि और प्राथमिकता। रुचि और प्राथमिकताएं, मुख्य रूप से रुचि कौन सी? किसी उपभोक्ता की जिन वस्तुओं में रुचि है उन वस्तुओं की मांग ज्यादा करेगा वो। और प्राथमिकता भी एक महत्वपूर्ण विषय है। आज मान लिया हमारे पास जैसे कि हमने मांग के अर्थ में पढ़ा था, इच्छा है, धन है और हम खर्च करने को तैयार हैं, कीमत निश्चित है और समय के हिसाब से, तो हमारी वो मांग हो जाएगी। आज हमारी मांग है मान लिया कपड़े खरीदने की और हमारे पास एक सीमित रूप में धन है। ऐसी अवस्था में यदि हमारे घर में कोई फंक्शन है या कोई समारोह है तो ऐसी स्थिति में हम बच्चों के कपड़े वो वाले खरीदेंगे, उनको प्राथमिकता देंगे जो शादी समारोह में या उस फंक्शन में हमें पहनने हैं। परंतु यदि आज बच्चों का नया एडमिशन हुआ है, अलग से ड्रेस लगी है और कोई शादी समारोह वगैरह नहीं है, तो हम वो बाहर जाने वाले या समारोह वाले कपड़े नहीं खरीदेंगे, बल्कि वो वाले खरीदेंगे जो स्कूल में ड्रेसेस चाहिएगी। तो ये प्राथमिकता भी हमारी रहेगी। या हमारे हो सकता है आज जो पैसे घर पड़े हैं उनमें से कोई परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाता है, ऐसी अवस्था में हम कपड़े खरीदने या शॉपिंग करने नहीं जाएंगे, बल्कि उनका दवाइयों पे खर्च करेंगे, दवाइयों को प्राथमिकता देंगे। तो जिस प्रकार की प्राथमिकता जिन वस्तुओं की किसी उपभोक्ता के लिए ज़्यादा प्रेफर करती है, उन्हें ज़्यादा ज़रूरत है, उनकी मांग बढ़ेगी और जिनकी कम जरूरत है उनकी मांग घटेगी। रुचि यानी रुचि में हम फैशन भी ले सकते हैं। किसी बच्चे को पढ़ने का शौक है, सामान्य ज्ञान की किताबें, तो वो सामान्य ज्ञान वाली किताबें ज़्यादा खरीद करेगा। किसी बच्चे को अगर फिल्मों वगैरह में रुचि है तो वो सीडी इत्यादि वो ज़्यादा खरीदेगा। उस रुचि के हिसाब से भी वस्तुओं की मांग का फर्क पड़ता है। इसे हम टी सांकेतिक अक्षर से दिखाते हैं, टी का मतलब टेस्ट। तो ये हमारा मुख्य एक उपभोक्ता की मांग को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। मुख्य उपभोक्ता के हिसाब से अगर मैं इसे बनाऊं तो डी डिमांड, एक्स किसी वस्तु की डिमांड
एफ फंक्शन फलन, और एक हो गया हमारा पी एक्स, पी आर, वाई, टी, ई, ये हमारा पांचों का मिलाकर मांग फलन हो गया, एक उपभोक्ता का मांग फलन, जिसे हम यूं दिखा सकते हैं इस सूत्र के माध्यम से। अब एक उपभोक्ता का मांग फलन निर्धारक तत्व तो मांग को निर्धारित करने वाले तत्व तो हो सकते हैं वस्तु की खुद की कीमत, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, उन पर निर्भर करती है मांग एक उपभोक्ता की आय पर निर्भर करता है, उपभोक्ता की रुचि और प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है, उपभोक्ता कीमत में परिवर्तन की संभावनाओं पर निर्भर करता है। अब बाजार, अब स्वाभाविक बात है, हमने मांग के अर्थ में पढ़ा था कि बाजार मांग और व्यक्तिगत मांग, दो प्रकार की मांग होती है, दो प्रकार की अनुसूची है, व्यक्तिगत मांग अनुसूची, बाजार मांग अनुसूची। तो इसका मतलब मांग फलन भी दो ही प्रकार का होता होगा। ये एक उपभोक्ता का दर्शा दिया है हमने। दूसरा बाजार मांग फलन, बाजार मांग फलन में हम कुछ अन्य चीजों को ले सकते हैं, ये वाली चीजें तो रहेंगी क्योंकि एक उपभोक्ता बाजार में भी तो शामिल है। ये पांचों पॉइंट रहेंगे। इसके अलावा एक पॉइंट और हो सकता है, जनसंख्या। जनसंख्या का फर्क पड़ता है, जनसंख्या पॉपुलेशन। किसी भी देश में जैसे ही जनसंख्या या किसी क्षेत्र में जिस प्रकार की जनसंख्या बढ़ती है उन्हीं वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। जैसे अगर हम उदाहरण लें तो एक क्षेत्र में मान लिया मजदूर वर्ग की ज़्यादा मांग बढ़ी है, तो खाद्य पदार्थों मजदूर वर्ग ज़्यादा बढ़ा है, जनसंख्या ज़्यादा बढ़ी है, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आवश्यक वस्तुओं की, खाद्य पदार्थों की मांग बढ़ेगी, न कि विलासितापूर्ण। यदि किसी देश में अमीरों का वर्ग ज़्यादा बढ़ा है तो वहाँ विलासितापूर्ण और शौक वाली वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। तो जनसंख्या, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे वैसे सभी वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी। इस जनसंख्या को हम n से दिखाते हैं, पॉपुलेशन को हम n सांकेतिक अक्षर से दिखाते हैं। आपको भी पीछे नहीं दिखाया सर, पीछे तो हम प्राइस दिखा रहे हैं। ये मैं किसी एक और सेशन में इन सांकेतिक अक्षरों के बारे में हम पूरी चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक और हो सकता है सरकारी नीति। बाजार मांग को सरकारी नीति भी प्रभावित करती है। गवर्नमेंट की पॉलिसियां किस प्रकार हैं, किसी वस्तु के बारे में अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी उसे मजदूर वर्ग को उपलब्ध करवानी है सरकार को, तो सरकार इस प्रकार से पॉलिसी बनाती है कि उनकी कीमतें घटा देती है, राशन डिपो के माध्यम से उन्हें पहुंचाने की कोशिश की जाती है, या अन्य जिन जिन वस्तुओं की कीमतें घटती हैं सरकारी पॉलिसी के अंतर्गत, सरकारी पॉलिसी के हिसाब से जिन वस्तुओं की कीमतें घटाई जाती हैं उनकी मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ जाती है, और जिनकी कीमतें घटती हैं उनकी बढ़ जाती है, और जिनकी कीमतें ऊंची चली जाती हैं, बढ़ती हैं उस वस्तु की, वो अपने आप उनकी मांग कम हो जाती है। तो ये भी बाजार मांग में एक निर्धारक, महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व है। इसके अलावा एक आप कह सकते हैं जलवायु और मौसम। जलवायु और मौसम, बाजार मांग को जलवायु और मौसम भी प्रभावित करता है। किसी वस्तु की मांग को, जैसे जलवायु और मौसम हमारा सीजन है। अब जैसे गर्मियों का सीजन अभी आया है, गर्मियों के सीजन में हम किन वस्तुओं की मांग ज़्यादा करेंगे, कूलर की, फ्रिज की, या खादी के वस्त्र की, इस प्रकार के मांग हम ज़्यादा करेंगे, या कैंपा, कोका कोला, ड्यूज, नींबू, इन चीज़ों की मांग हम ज़्यादा करेंगे। जबकि क्या सर्दियों में हम मांग किस बात की कर रहे थे, सर्दियों में हम मांग कर रहे थे ऊनी वस्त्र की। क्या अब वर्तमान में कोई ऊनी वस्त्र की मांग बची है? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तो जलवायु और मौसम के हिसाब से भी मांग में बड़ा फर्क पड़ता है। एक होता है आय का वितरण। सरकारी नीति को हम जी से दिखा सकते हैं, जलवायु और मौसम को हम एस का मतलब सीजन, ये गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, ये एस सीजन हो गया। और अगला पॉइंट है हमारा आय का वितरण। आय का वितरण क्या है? आय का वितरण डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम,
आय का वितरण किसी देश में किस प्रकार से है, आय का वितरण सभी लोगों में समान है तो वस्तुओं की मांग उस हिसाब से बढ़ेगी। यदि आय का वितरण असमान है, यानी अमीर लोग ज़्यादा हैं, अमीरों में ज़्यादा आय का वितरण हुआ है, तो वहाँ विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जबकि अगर गरीब लोगों में भी आय का डिस्ट्रीब्यूशन सही ढंग से हो पाया है तो वहाँ आवश्यक वस्तुओं की मांग, सामान्य वस्तुओं की मांग बढ़ती जाएगी। तो इसे हम कहेंगे वाई आई और डी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय का वितरण। तो ये 5 पॉइंट मिला के इनके साथ और ये 4 और मिल जाते हैं, इसे हम कहेंगे मार्केट dx इज इक्वल टू एफ, वो वाले रहेंगे px pr y t e, और ये और जुड़ जाएंगे n पॉपुलेशन जनसंख्या, g गवर्नमेंट पॉलिसी, और s सीजन, और y d आय का वितरण। ये हमारा हो गया बाजार मांग फलन का सूत्र तैयार। ये एक उपभोक्ता, व्यक्तिगत मांग फलन और ये बाजार मांग फलन। अब क्या इन बातों से मांग निर्धारित हो जाती है? ये मुख्य हमारे निर्धारक तत्व थे। इसके अलावा भी कुछ निर्धारक तत्व बच जाते हैं जो मांग को प्रभावित करते हैं। जैसे अगर मैं बात लूं तो जीवन स्तर, सामान्य जीवन स्तर, कुछ पॉइंट और जोड़े जा सकते हैं अगर बड़ा प्रश्न आता है तो। लिविंग स्टैंडर्ड किस प्रकार का है? जिस प्रकार का उपभोक्ता का लिविंग स्टैंडर्ड है वैसा ही उन्हीं वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। या देश की विकसित स्थिति है, डेवलप्ड कंट्री है या डेवलपिंग कंट्री है, विकासशील देश है, विकासशील देश में जो निवेश करने वाली, उद्योगों वाली उन पूंजीगत वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। जबकि डेवलप्ड कंट्री में अलग वस्तुओं की, विलासितापूर्ण वस्तुओं की और उनकी मांग बढ़ेगी। यानी लोगों, एक इसमें आप ये भी कह सकते हैं लोगों की व्यय नीति, लोगों की व्यय आदतें, किसी व्यक्ति की, किसी उपभोक्ता की आदत का बहुत ज़्यादा महत्व रहता है। किसी को आदत है किसी शराब वगैरह पीने की या नशे वाली चीज़ों की, उस वह उपभोक्ता के लिए उनकी मांग महत्वपूर्ण है, उन वस्तुओं की मांग बढ़ती जाती है। और यदि किसी व्यक्ति की आदत, कोई शौक, रुचि, इसमें ये पॉइंट भी आप शामिल कर सकते हैं, पढ़ने की है तो उसके लिए किताबों की मांग बढ़ जाएगी। किसी व्यक्ति की आदत अन्य कोई और है तो उसके लिए उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाएगी। इसके अलावा एक और भी कह सकते हैं हम आविष्कार, या उसे हम नव प्रवर्तन शब्द दे सकते हैं, जो नए युग के हिसाब से जो परिवर्तन हुआ है। आविष्कार, आविष्कार कैसे? जैसे जैसे नए नए आविष्कार होते जाते हैं, मार्केट में नई वस्तुएं आती जाती हैं, उनकी मांग बढ़ती है, पुरानी की छूट जाती है क्योंकि उनके टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो गया है। जैसे अगर मैं एक उदाहरण लूं तो आज से 20-25 साल पहले टाइपराइटर जो टाइप करते हैं उसकी मांग ज़्यादा थी, परंतु जैसे ही कंप्यूटर आया तो कंप्यूटर के बाद कंप्यूटर के अंदर ही टाइपिंग वगैरह है, उससे अच्छे से निकाला जा सकता है, तो उनकी मांग बढ़ गई। और जैसे ही लैपटॉप आया, नई टेक्नोलॉजी, नया आविष्कार हुआ, तो ऐसी अवस्था में कंप्यूटर की और टाइपराइटर दोनों की मांग घट गई। या एक उदाहरण आप और ले सकते हैं कैलकुलेटर। कैलकुलेटर देखा होगा आपने, कैलकुलेटर पहले बहुत मांग रहती थी, परंतु आजकल मोबाइल जैसे ही आया तो मोबाइल के अंदर भी कैलकुलेटर है दिया हुआ, उससे हम गुणा भाग जोड़ कर सकते हैं सब कुछ। तो उस हिसाब से कैलकुलेटर रखना लोगों ने बंद कर दिया। तो नए आविष्कार से, नव प्रवर्तन से भी नए आविष्कार वाली वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है और जो पुरानी टेक्नोलॉजी वाली है उनकी मांग घट जाती है। इसके अलावा एक और हम कह सकते हैं रीति रिवाज। रीति रिवाज कौन से भाई? जहां जिस क्षेत्र में जो लोग रह रहे हैं वहां उस क्षेत्र में उनके जिस प्रकार के रीति रिवाज हैं, उस रीति रिवाज के हिसाब से
भी वस्तुओं की मांग घटती और बढ़ती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मेरे नज़दीक में बात करूं तो आदमपुर के कुछ गांवों में या आदमपुर प्रॉपर में बिश्नोई बेल्ट के लोग ज़्यादा रहते हैं। आपको उनकी वेशभूषा का भी पता है। हमारी माताएं बहनें जो बिश्नोई माताएं बहनें हैं वो घाघरा कुर्ता और ऊपर एक छोटा सा बोरला भी रखती हैं। उस बोरले की मांग आदमपुर में तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि उनका रीति रिवाज है, वो पहनती हैं। जबकि आप अगर पंजाब में चले जाओ तो पंजाब में सूट पहनती हैं महिलाएं और वो बोरला वगैरह बांधती ही नहीं है, तो वहाँ उस बोरले की मांग नहीं होगी। जैसे आपके भट्टू कला में, मारवाड़ी क्षेत्र में या जिस प्रकार की हमारी यहाँ कल्चर है वहाँ पीला पोंचा ये वाली औरतें पहनती हैं, तो यहाँ इनकी मांग होगी। जबकि जम्मू कश्मीर में ऐसा प्रचलन ही नहीं है, रीति रिवाज ही नहीं है। या अन्य अनेकों उदाहरण लिए जा सकते हैं जिस क्षेत्र में हिंदू परिवार के, ब्राह्मण परिवार के या हिंदू परिवार के सारा का सारा गांव रहता है, वहाँ पाठ पूजा वगैरह ज़्यादा होती है हमारे, तो ऐसी अवस्था में वहाँ नारियल वगैरह की बिक्री होगी। परंतु किसी एक मुस्लिम समुदाय के रहने वाले लोगों में नारियल की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होती क्योंकि उनके रीति रिवाज ही नहीं है। तो जिस प्रकार का रीति रिवाज है उसी प्रकार के वस्तुओं की उस क्षेत्र में मांग बढ़ती और घटती रहती है। इसके अलावा विज्ञापन या बिक्री प्रचार कह सकते हैं हम इसे। विज्ञापन और बिक्री प्रचार का बड़ा फर्क रहता है भाई। आजकल बच्चे टीवी में या अन्य सोशल मीडिया पे, फ्लिपकार्ट पे, अमेजन पे, उन पे विज्ञापन देखते रहते हैं, ऐड देखते रहते हैं। जिन वस्तुओं की ऐड ज़्यादा आती है उनकी मांग स्वतः ही उपभोक्ता ज़्यादा करेगा। इसके अलावा और भी रह जाता है, जैसे साख यानी उधार की उपलब्धता कह सकते हैं हम इसे। अगर लोन मिल जाता है किसी वस्तुओं का, सस्ता लोन कर दिया जाता है बैंक वालों द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति को किसी रिश्तेदार से और से उधार मिल जाता है, तो ऐसी अवस्था में उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। मान लिया मेरी मांग थी कि मैं बाइक खरीद लूँ एक स्कूल से और घर तक आने जाने में, परंतु जैसे ही मुझे पता चलता है कि बैंक बड़े ही लो इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है और एकदम से जाते ही आज ही दे देगा, तो ऐसी अवस्था में हम पूरे परिवार के सदस्य विचार करते हैं कि क्यों न मोटरसाइकिल तो आपके मेरे काम आएगा, बाकी सदस्य इधर उधर जाने हैं, तो क्यों ना कार खरीद ली जाए और किस्तों में दे दूंगा। उस हिसाब से साख और उधार की उपलब्धता पे कार की मांग मेरी बन गई, जबकि मेरी मांग सिर्फ मोटरसाइकिल की थी, बाइक की थी। तो ऐसी अवस्था में साख और उधार की उपलब्धता पर भी निर्भर करता है। इसके अलावा वस्तु के गुण में सुधार, अगर वस्तु के गुण में सुधार हुआ है तो ऐसी अवस्था में भी उन वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है जिन वस्तुओं के गुणों में सुधार हुआ है पहले की बजाय। या मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन। मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन का मतलब, पहले हमारे समाज में मान लिया आज के दिन लोगों के पास पैसा कम था, और इस 2 महीने पहले किसान परिवार की अगर मैं बात करूं तो, और अब फसलें वगैरह निकलने के बाद जैसे ही उनके पास पैसा आ जाएगा तो उन वस्तुओं की मांग हो जाएगी, आय के हिसाब से बढ़ती है मांग। तो इस पॉइंट को भी हम साथ में जोड़ सकते हैं। इसके अलावा एक और कहा जा सकता है टैक्स, कर नीति किस प्रकार की है, कर का स्तर किस प्रकार का लागू किया है सरकार ने, कर का ढांचा किस प्रकार का है। अगर किन्हीं वस्तुओं पे टैक्स घटा दिया गया है तो उन वस्तुओं की मांग, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन की अगर मैं बात करूं तो आईफोन आने वाले समय में भारत में ही वो कंपनी लॉन्च करने जा रही है। तो जैसे ही पहले आया करता था अमेरिका से तो उस पर आयात टैक्स लगा करता था, और उस आयात टैक्स जैसे ही भारत में बनना शुरू हो जाएगा वो टैक्स कम हो जाएगा। जैसे ही वो मोबाइल सस्ता होगा उस टैक्स नीति के कारण वैसी अवस्था में उन फोन की मांग बढ़ जाएगी। अगर टैक्स
किसी वस्तु पे ज़्यादा लगा दिया जाता है तो स्वाभाविक है उस वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। ऐसी अवस्था में उन वस्तुओं की मांग घट जाएगी। तो यह भी एक अपने आप में मांग का निर्धारक तत्व है। इसके अलावा व्यावसायिक स्थितियां किस प्रकार की हैं, उस बात पे मांग का बड़ा ही फर्क पड़ता है। जैसे किसी इंडस्ट्रियल सिटी में, जैसे गुजरात के सूरत वडोदरा में या हमारे हरियाणा के गुड़गांव में, वहाँ जिस प्रकार की जो फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, जिस प्रकार का व्यवसाय है, वहाँ उसी प्रकार की वस्तुओं की मांग होगी। जैसे हो सकता है सूरत अहमदाबाद में सूती वस्त्र उद्योग की काफ़ी फैक्ट्रियाँ हैं, वहाँ रंगाई का काम भी चल रहा है, वहाँ तो वस्त्र रंगने वाले जो है वो रंग की मांग करेंगे। परंतु हमारे यदि कोई फैक्ट्री है ही नहीं तो ऐसी अवस्था में हम उन वस्तुओं की मांग नहीं करेंगे। या हो सकता है आज वर्तमान में 100 फैक्ट्रियां चल रही हैं सूती वस्त्र उद्योग की, और अगले आने वाले समय में 50 और फैक्ट्रियां बढ़ जाती हैं, तो पहले जितने रंग का काम होता था, मांग होती थी, क्या वही रहेगी? जी नहीं, उन 50 फैक्ट्रियों को और चाहिएगी। तो इस प्रकार से व्यवसायिक स्थितियों के कारण भी मांग में परिवर्तन हो जाता है। एक आज का जो वर्तमान चल रहा है वो भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। महामारी आपात स्थिति है कोई, मान लिया। अब जैसा कि आप लोगों को सबको विदित है, कोविड-19 नामक महामारी चल रही है हमारे कोरोना वायरस के चलते। तो ऐसी अवस्था में अन्य वस्तुओं की, हम जरूरतमंद को छोड़ के बाकी विलासितापूर्ण वस्तुओं की मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि किन वस्तुओं की मांग बढ़ी है? अल्कोहल की बढ़ी है, सैनिटाइज करने में प्रयोग किया जाता है, काफ़ी फैक्ट्रियों ने वो बनाना भी शुरू किया। या मास्क जो हम यूज़ कर रहे हैं उनकी मांग ज़्यादा बढ़ी है, सैनिटाइजर की मांग बढ़ी है, मास्क की मांग बढ़ी है। या जो कोरोना वायरस के लिए वेंटिलेशन चाहिए उनकी मांग हमने देखिए, आपने रोजाना अखबारों में, खबरों में जरूर पढ़ा होगा कि हम दूसरे देशों से भी मंगवा रहे हैं, हम भी, यानी उन वस्तुओं की मांग बढ़ गई। तो महामारी और आपात स्थिति के बारे में भी, की स्थिति में भी जरूर जो वस्तुएं उस समय में चाहिए उन वस्तुओं की मांग बढ़ती है और बाकी की घट जाती है। तो ये हमारा आज का महत्वपूर्ण टॉपिक था, मांग फलन निर्धारक तत्व। मांग को कौन कौन से तत्व निर्धारित करते हैं? व्यक्तिगत मांग फलन में एक उपभोक्ता को प्रभावित करने वाले तत्व शामिल किए जाते हैं, जबकि बाजार मांग फलन में बाजार में वस्तुओं की मांग को प्रभावित करने वाले तत्वों को शामिल किया जाता है। दैट्स ऑल।